नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हाइपरटेंशन यानी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जानलेवा साबित हो सकता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, आखिर इसके डेवलप होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, किन कारणों की वजह से ये बढ़ता है और हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर क्या प्रभाव डालता है। क्या बिना दवा के या दवा के प्रयोग से पहले अपने स्तर पर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि ये नेचुरल तरीके से कंट्रोल में आ जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये बढ़ जाता है और किसी भी तरीके से कम नहीं होता है तो होम्योपैथी में इसको डील करने के लिए कौन कौन सी कारगर दवाइयां उपलब्ध हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आज के इस बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे काफी लोगों को मदद मिल सकती है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हाइपरटेंशन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें जो सबसे कॉमन होता है यानी 95% केसेस में पाया जाता है, उसे कहा जाता है एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि इसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं होता, यानी आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी ऑर्गेनिक चेंज नहीं होती है जिसकी वजह से ये डेवलप करता है। बेसिकली इसकी डेवलप करने के पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके माता पिता में, आपके रिश्तेदारों में अगर हाइपरटेंशन का इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है, तो आपको होने की भी प्रबल संभावना है। इसके अलावा अगर आप ओवरवेट हैं, आप डायबिटीज का शिकार हैं, तो भी आपको हाइपरटेंशन डेवलप करने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, चाय कॉफी का सेवन ज्यादा करते हैं, तो भी आपको हाइपरटेंशन डेवलप कर सकता है। नमक और चीनी का ज्यादा इस्तेमाल करना भी हाइपरटेंशन का जिम्मेदार होता है। इसके अलावा आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी शारीरिक जो गतिशीलता है वो बहुत कम है, बिल्कुल भी आप अपने आप को एक्टिव नहीं रखते हैं, तो ये भी कारण बनता है बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का। स्ट्रेसफुल माहौल, आप दिन रात टेंशन में रहते हैं, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को तनाव मुक्त रखने के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो भी आप हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं। दूसरा जो बड़ा कारण होता है हाइपरटेंशन का, उसे कहा जाता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। दोस्तों, सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि ये हमारी बॉडी में चल रही किसी न किसी खराबी की वजह से, किसी न किसी ऑर्गन के डैमेज होने की वजह से डेवलप करता है। हालांकि ये चीज काफी कॉमन नहीं है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन ज्यादा कॉमन नहीं है, और इसीलिए आज के इस वीडियो में जो आपको डिटेल में जानकारी दी जा रही है वो एसेंशियल हाइपरटेंशन के बारे में दी जा रही है। दोस्तों, ये जो एसेंशियल हाइपरटेंशन जब आपको पता चल गया कि ये बढ़ा हुआ है और आप इसके प्रति ज्यादा केयरफुल नहीं रहते हैं, आप सोचते हैं चलो अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपके बहुत सारे वाइटल चीजें, जैसे कि आपकी जो हार्ट है, आपके जो किडनीज हैं, यानी कि जो आपके गुर्दे हैं, आपके ब्रेन को खराब करने लगता है। सबसे बुरा असर इसका पड़ता है हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर, यानी जो हमारी रक्त वाहिनियां हैं, जो रक्त की नलियां हैं, उनके ऊपर बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, इस जो रक्त नलियां हैं उसमें कड़ापन आने लगता है। ब्लड वेसल्स के इसी कड़ापन को कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। इस एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से धीरे धीरे करके नलियां जब कड़ी होने लगती हैं तो उनके अंदर गंदगी यानी प्लाक जमने लगता है, और यही प्लाक आगे चल के हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बनता है। इसके अलावा ब्रेन पर देखा जाए तो ब्रेन की जो कैपेसिटी है, जो मेंटल एबिलिटी है, यानी कि आपकी ध्यान लगाने की क्षमता, आपकी कंसंट्रेशन की क्षमता, ये सारी चीजें घटने लगती हैं। धीरे धीरे करके याददाश्त भी कम होने लगती है, जिसे कहा जाता है डिमेंशिया। इसके अलावा आपको ब्रेन फॉगिंग की शिकायत हो सकती है, यानी कि आपको कभी कभी डिसीजन लेने में दिक्कत हो सकती है, आप समझ नहीं पाते हैं ये करें कि वो करें, कुछ समझ में नहीं आता। दोस्तों, इसके अलावा हमारी किडनीज के ऊपर भी इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है और एक साइलेंट किलर के रूप में ये काम करता रहता है। यानी धीरे धीरे करके अगर हाइपरटेंशन आपका बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और इसे नियंत्रित करने के लिए आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो ये किडनी फेलियर तक आपको पहुंचा सकता है। ये इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि आप डर जाएं, बल्कि इसलिए बताया जा रहा है कि अगर बढ़ा हुआ है तो आप इसको नियंत्रण में रखने के लिए क्या क्या मेजर्स उठा रहे हैं, क्या क्या प्रयत्न कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है।
दोस्तों, तो अब आपका ब्लड प्रेशर आपको पता चल गया कि बढ़ गया है, तो आपको करना क्या है? सबसे जरूरी चीज यह है कि आप अंधाधुंध पहले दवाइयां खाने के बजाय पहले अपने आप के ऊपर ध्यान दिए। यानी कि ये एक ऐसा डिजीज है जिसमें आपकी लाइफस्टाइल, आप कैसे रहते हैं, आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपकी फिजिकल एक्टिविटी का सीधा सीधा असर पड़ रहा है। इसलिए जब ये चीजें बिगड़ी हैं तो सबसे पहले इन्हीं को ही सुधारना पड़ेगा। आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। कहने का मतलब कि अगर आप एक्सरसाइज करें तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो दिन भर में जो आपको चलना फिरना है, जैसे मान लीजिए घर में चलना फिरना है, ऑफिस में चलना फिरना है, या छोटी छोटी जगहों पर जाने के लिए आप वॉकिंग को प्रिफर कीजिए। यानी कि आप चलने का जो चुनाव है उसको कीजिए। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और आपका ब्लड प्रेशर लेवल भी सुधरता है। सबसे पहली चीज ये भी इसके बाद ये है कि आप अपने खान पान में नमक और चीनी दोनों को कम कीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो नॉन वेजिटेरियन फूड को स्किप करने का प्रयास कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स को इंक्लूड कीजिए, क्योंकि इसमें अंदर होता है बहुत सारा फाइबर, बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो नेचुरल तरीके से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में ले आते हैं। इसके अलावा आप आपको अपने को तनाव मुक्त रखने के लिए जितना प्रयास कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी होना है उसको भविष्य में टाल दीजिए। आज आप अपने वर्तमान के बारे में सोचिए और तभी आप चिंता मुक्त रह पाएंगे। इसके अलावा ये जरूरी है कि चाय कॉफी के सेवन से बचा जाए। डायबिटीज अगर बढ़ा हुआ है तो उसको नियंत्रण में लाया जाए, और अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए आप जितना प्रयास कर सकते हैं उतना कीजिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उसको भी क्विट करने का प्रयास कीजिए, यानी धीरे धीरे करके उसको छोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे प्रयास आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में लाने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गए कुछ ऐसे मेजर्स, कुछ ऐसे तरीके जिससे कि आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने ये सारे प्रयत्न कर लिए, आप जितना प्रयास कर सकते थे आपने कर लिया, लेकिन फिर भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो अब रोल आता है दवाइयों का, यानी मेडिसिन का। तो होम्योपैथी में अगर बात की जाए तो बहुत ही कारगर मेडिसिन उपलब्ध हैं, और इन्हीं में से एक बहुत अच्छी दवा है रोवल्फिया सर्पेंटाइना। रोवल्फिया सर्पेंटाइना मदर टिंचर फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है, और लगभग 15 बूंद आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम सेवन करने से एसेंशियल हाइपरटेंशन को कम किया जा सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये दवा एसेंशियल हाइपरटेंशन के लिए है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए नहीं है। इसके अलावा अगर हाइपरटेंशन की वजह से नींद ना आ रही हो, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से नींद ना आती हो, तो भी रोवल्फिया का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी एक बहुत कारगर दवा है अर्जुना क्यू। इसके पहले भी एक वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूं कि अर्जुना बहुत ही अच्छी हार्ट प्रोटेक्टर है और बहुत ही अच्छी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवा है। इसको भी 10-10 बूंद या 15 बूंद आधे कप पानी में जरूरत के हिसाब से, यानी सिम्टम के हिसाब से आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में ले सकते हैं। एक और बहुत अच्छी दवा है ग्लोनोइन। ग्लोनोइन जो है 30-200 में इस्तेमाल की जाती है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द केस क्या क्या सिम्टम मिल रहे हैं, ग्लोनोइन 200 को भी इफेक्टिवली ये हाइपरटेंशन के केस में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीजों को कवर किया कि क्या क्या हाइपरटेंशन के कॉजेज होते हैं, क्या क्या हमारी बॉडी पे बैड इफेक्ट पड़ सकते हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए नेचुरल तरीके से प्रभावी तरीके क्या क्या हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और किसी और की मदद करने के लिए इसको शेयर कीजिएगा। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लेकर फिर आपसे भविष्य में मिलूंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।